स्टूडेंट्स न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला की बात करेंगे कि किस तरह उसने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला दिया। फिर उसके बाद जो न्यूटन्स जो है उसमें कुछ मिस्टेक्स आई उसके फार्मूले में, और फिर उसमें क्या करेक्शन की आगे जाके एक और फिजिसिस्ट ने, जिसको लैप्लास कहा जाता है, लैप्लास ने क्या करेक्शन की, फिर इसके बाद है जो है वो फर्दर हम वो आपको बताएंगे। तो पहले आप जो है वो इसको जो है वो सीख लें किस तरह न्यूटन ने जो है वो फार्मूला बनाया और किस तरह से जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली। तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में इसने ये काम किया था। स्टूडेंट्स 17वीं सेंचुरी में इसने प्रपोज किया था और फार्मूला और बताया था कि व्हेन द साउंड ट्रैवल इन द एयर, जब साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर तो फिर क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए उसके जो है वो ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो फिर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है। तो न्यूटन ने जो प्रपोज किया था उसने बताया था कि कंप्रेशन के दौरान जब मॉलिक्यूल्स पे कंप्रेशन आएगा तो कंप्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में जो है वो मिलेंगे। तो इसके दरमियान क्या होगा, इसके दौरान ये होगा कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के मॉलिक्यूल्स, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, प्रेशर बढ़ेगा और उसके साथ साथ हीट जो है उसमें जनरेट होना शुरू हो जाएगी। हीट जो है वो इंक्रीज़ होगी, एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। और फिर उसने न्यूटन ने फर्दर कहा कि जैसे जब कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन आएगा प्रोसेस, यानी कि रेयरफैक्शन में मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, उनके दरमियान गैप ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पे जो है वो कुछ डायग्राम बना के मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, कुछ डायग्राम या मैंने एयर मॉलिक्यूल्स की बनाई हुई है कि किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है दोनों में। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्रेशन का हिस्सा है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, स्पेस कम है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और थोड़ा सा आगे का हिस्सा देखें तो ये रेयरफैक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात करें, साउंड वेव की, या हम इसको कंप्रेशनल वेव करें, तो इसमें दो ही जो है ये प्रोसेस होते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन जो है इसमें न्यूटन ने कहा था कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, और रेयरफैक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, एक्सिल्ट हो जाएगी सिस्टम से। तो इसके दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर न्यूटन ने कहा था कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। रेयरफैक्शन इन सब में जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट का टेम्परेचर जो है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो है वो प्रपोज किया। और इस पूरे प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक के अंदर आइसोथर्मल कहते हैं। आइसोथर्मली वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है और किसी भी आइडियल सिस्टम या आइडियल गैस सिस्टम का जो मास होता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ होता है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। या फिर प्रेशर अगर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, या आइसोथर्मली जो है अभी हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मली चेंज आएगा। न्यूटन ने बताया था कि आइसोथर्मली चेंज आएगा, तो यहाँ पे न्यूटन ने आइसोथर्मली चेंज के हिसाब से इस फार्मूला को कैलकुलेट किया। और फिर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। इसमें न्यूटन ने हमें बताया कि जो है यहाँ पे जो है वो P से, यानी कि जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, P से इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा प्रेशर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स P से डेल्टा P जो है वो प्रेशर हो जाएगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जब प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो जो है वो कंप्रेशन में क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो उसी सिस्टम में क्या होगा, फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम को हम इस तरह से लिखेंगे, चेंज इन द वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ये
चेंज होगा वॉल्यूम के अंदर और ये प्रेशर के अंदर चेंज आएगा। अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक के अंदर जिसमें बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि बॉयल्स लॉ जो है वो ओबे करता है आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है वो बॉयल्स लॉ भी पढ़ाएंगे और चार्ल्स लॉ और फिर इससे रिलेटेड जितनी जो है वो इक्वेशंस हैं उसको भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है इतना समझ लें कि बॉयल्स लॉ जो है वो किसी भी आइडियल सिस्टम गैस सिस्टम के अंदर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। दोनों का रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली होता है और इसके दरमियान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हैंस बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। बॉयल्स लॉ जो है इस प्रोसेस में जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो लिहाजा अब बॉयल्स लॉ को ही मद्देनज़र रखते हुए उसकी इक्वेशन को हम यहाँ से जो चेंज इन द सिस्टम आ रहा है इसको जो है वो क्या करेंगे, इसको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से वो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि PV ये जो है वो बॉयल्स लॉ से उठाया है। अब ये चेंज जो आया है इसको हमने यहाँ लिख दिया P प्लस डेल्टा P और V माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे उठाइए और याद रखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो चेंजिंग आया है, अब चेंज को हम क्या करेंगे, मज़ीद जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपली जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। P V से मल्टीप्लाई होगा और फिर P जो है वो माइनस डेल्टा V से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से डेल्टा P V से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास 4 इसके पार्ट बन जाएंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। तो अब उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि ये दो जो है PV और ये PV आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस P डेल्टा V और प्लस V डेल्टा P जो है ये यही रहेगा। ये टर्म जो आपको दिख रही है यहाँ पे डेल्टा P और डेल्टा V, ये जो है वो स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल है। और फिज़िक्स में जब भी हम किसी डेरिवेशन को जो है वो परफॉर्म करते हैं या लॉ जो है वो जो है उसको ड्राइव करते हैं या फिर जो है वो इक्वेशन ड्राइव करते हैं फार्मूला, तो उसमें होता ये है कि जो स्मॉल टर्म होती है उसका असर नहीं होता उस फार्मूले पे, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। वो बहुत निग्लिजिबल जो है वो इक्वेशन होती है या फिर वो निग्लिजिबल जो है वो पार्ट होता है, इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसका उस फार्मूले पे असर नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर भी जो है ये डेल्टा P डेल्टा V बहुत छोटा है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो पार्ट आपके पास बचेगा माइनस P डेल्टा V प्लस और V डेल्टा P, ये प्रोसेस स्टूडेंट्स जो है ये पार्ट बचेगा। अब इसको मज़ीद जो है हम ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब प्रेशर को अगर सेपरेट करना है तो डेल्टा V डिवाइड में चला जाएगा और ये V जो इस डेल्टा P के साथ है ये डेल्टा V के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जो है ये न्यूमरेटर हो जाएगा डेल्टा V और इसके डिनोमिनेटर में V को ले आएंगे। तो अब यहाँ पे दो जो है हिस्से इसके बन जाएंगे, डेल्टा P चेंज इन द प्रेशर और यहाँ पर जो है ये डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। अब डेल्टा P जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्ट्रेस उसमें आ रहा है, यानी कि चेंज इन द प्रेशर में स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि फोर्स भी लग रही है उसमें और जो है वो कुछ एरिया भी जो है वो कवर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्ट्रेस इसकी जगह पे आ जाएगा, चेंज इन द प्रेशर जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट्स ये वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो इलास्टिक जो है वो प्रॉपर्टी का जो इलास्टिक मॉड्यूलस कह लें या इलास्टिक प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रेस हो गया। अब ये दोनों ही इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की टर्म है, स्ट्रेस भी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी। तो अगर न्यूटन्स जो फार्मूला है जो इनिशियली जो है वो उसने लिखा है दिया है, जिसके ज़रिए जो है वो ये फार्मूला ड्राइव किया जाएगा, वो मैंने स्टार्ट में जो है वो लिखा यहाँ पे आपने देखा कि वो फार्मूला किस तरह है कि V इक्वल टू
अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय रो। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमने ड्राइव किया और यहाँ पर जो है वो ई जो है वो पहले लिखा, पहले यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो। ये स्टूडेंट्स ये फार्मूला मैंने जो है स्टार्ट में लिखा था। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई इलास्टिक मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप इसको बल्क मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी है किसी भी मटेरियल प्रॉपर्टी की। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? जो अपनी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब जो है उसमें फोर्स लगे तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है, अपनी पोजीशन पर आ जाए, उसको एक फोर्स जो है अपनी पोजीशन पर लेकर आए। इस ऐसे सिस्टम को हम जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस, ये कोई भी जो है वो स्टेट होंगी, ठीक है, उनमें अगर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी तो वो इलास्टिक मॉड्यूलस में आएगा, या फिर इलास्टिसिटी भी आप उसको कह सकते हैं, इलास्टिक जो है वो इलास्टिक मॉड्यूलस भी कहा जा सकता है। तो ये जो है वो ई उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ई की जगह अब ये दो टर्म आ गई हैं, ठीक है, ये दो टर्म आ गई है, ये ई की जगह है और इसकी जगह जो है आ जाएगा ओनली प्रेशर, ठीक है। तो इसकी जगह प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रेशर लिख देंगे इस फार्मूले में, ठीक है। अब प्रेशर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? प्रेशर जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास कुछ टर्म्स और आती हैं। अगर हम इसको जो है वो डीप में इसका फार्मूला देखें तो यहाँ पे जो है वो इस तरह बनेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बैरोमीटर मरकरी जो है उसकी हाइट। ये तीन चीज़ें स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स एयर की हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अब यहाँ पर जो है ये प्रेशर है, ये इन तीन जो है पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीन पैरामीटर्स आ जाएंगे उसकी जगह। डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी है ये, जो कि कांस्टेंट होती है 3.6 जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन ये 3.6 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, यानी कि जो इसका जो यूनिट हमने लिया है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिया है। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं, वैसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है। इसी तरह से ये इसकी हाइट है और ये भी सेंटीमीटर के अंदर है। और यहाँ पर जो ये डेंसिटी है डिवाइड के अंदर, ठीक है, ये डेंसिटी जो है वो यहाँ पर किसकी है? एयर की डेंसिटी है। और एयर की डेंसिटी जो है यहाँ ये भी जो है वो सेंटीमीटर पर जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ली गई है। ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं ली गई, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है डेंसिटी का? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया गया, बल्कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिया गया। तो इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो है वो कुछ कैलकुलेशन इस तरह से होगी, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही यूनिट आएगा, इसका यूनिट भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा मीटर के अंदर, तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करने पर जवाब क्या आएगा आपका? 280 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 16% लेस द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की थी न्यूटन ने, ये 16% जो है वो लेस थी, यानी कि 16% कम आ रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको बताते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसकी स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यू है, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है किस टेम्परेचर के ऊपर? स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से जो ये न्यूटन ने कैलकुलेट की है वैल्यू, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैलकुलेट की गई है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये जो फ़र्क आ रहा है कुछ डिजिट का, ये 16% से 16%, बड़ा फ़र्क है।
तो अब ये फ़र्क इसको कौन सही करेगा, इसको जो है वो 19वीं सदी के अंदर कहा जाता है कि जो है वो न्यूटन के ही ये कोई शागिर्द थे लैप्लास, ठीक है, वो इसकी करेक्शन करके जो है फिर इसको एक्सपेरिमेंटल जो थ्योरेटिकल इसको सही करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटल ही वैल्यू के बराबर ये इक्वेशन ये वैल्यू जो है वो ले आते हैं और इसको फिर हम इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बताते हैं, ठीक है।